अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टिश्यू रिपेयर। हम इन्फ्लेमेशन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसकी दोनों टाइप्स को भी पढ़ चुके हैं। तो फाइनल स्टेप यही है कि अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से किसी किस्म की इंजरी हुई है तो फिर उसको रिपेयर का ज़रूरी होती है उसकी रिपेयर। और जैसे ही बॉडी में कोई इन्वेडर माइक्रोब आता है, इन्फ्लेमेशन आपने पढ़ा कि उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ फिर रिपेयर का जो प्रोसीजर है वो भी इंड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर टिश्यू डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पे फिर उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। The learning objectives of today's lectures are what is tissue repair। आपको पता चलेगा कि टिश्यू रिपेयर क्या है और रिपेयर के कौन से दो मेजर रिएक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं जो होते हैं। Then what is regeneration and how it helps in tissue repair, proliferative capacities of tissue, मतलब regeneration की ही further ये डिटेल है कि उसमें कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हैं, ग्रोथ फैक्टर्स कौन से हैं। देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या रोल होता है रीजनरेशन में, एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फंक्शन क्या है। तो हम रिपेयर का जो एक रिएक्शन है रीजनरेशन, उसको इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। टिश्यू रिपेयर को हम हीलिंग का नाम भी देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हीलिंग कहते हैं किसी भी कोई भी जब ठीक हो रहा होता है, कोई जख्म वगैरह या कोई इंजरी। सो यहाँ पैथोलॉजिकल टर्म में हीलिंग का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर। इट डज मीन कि अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंजरी की वजह से, कि उस टिश्यू का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ही डिस्टर्ब हो गया, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना, दैट इज नेम्ड एज हीलिंग। और ये हीलिंग का प्रोसेस है, टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस दो रिएक्शन से टिपिकली हो रहा होता है। एक है रीजनरेशन एंड सेकेंड वन इज स्कार फॉर्मेशन, एंड दीज टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रीजनरेशन तब होती है जब डैमेज थोड़ा कम है और वो इजीली डैमेज्ड सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं नॉर्मल सेल से। एंड ऑल्सो इसमें इम्पोर्टेंस है साइट की कि किस जगह पर इंजरी है। अगर तो उनके सेल्स की प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे स्किन हो गया, इंटेस्टाइन है, पैरेन्काइमल ऑर्गन्स हैं, तो वो इजीली अपने डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल सेल के साथ। और स्कार फॉर्मेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है और वो फिर रीजनरेशन वहाँ पर नहीं आता। वहाँ पर रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट होती है कनेक्टिव टिश्यू से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज फाइब्रोसिस। और उसका नतीजा एक स्कार बनने की शक्ल में होता है, स्कार फॉर्मेशन होगी। एंड the term fibrosis is most often used to describe the extensive deposition of collagen that occurs in the lungs, liver, kidneys and other organs। यानी fibrosis में mostly collagen बहुत ज़्यादा deposit हो रहा होता है। And if fibrosis develops in a tissue space occupied by an inflammatory exudate, it is called organization, as in organizing ammonia affecting the lungs। कभी कभार ऐसा होता है कि जो टिश्यू स्पेस है जहाँ पर एडिमा, जहाँ पर एक्सुडेट था, बना हुआ था, वहाँ पर उसमें स्टार्ट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू का डेपोजिशन, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देते हैं। तो सेल और टिश्यू रीजनरेशन को पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा, इसको रेगुलेट करने के बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। आपका जो सेल साइकिल है, क्योंकि सेल साइकिल के थ्रू ही नए सेल्स बन रहे होते हैं, उसकी रेगुलेशन में जो जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं वो सब मिलकर टिश्यू रीजनरेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इससे पहले हम जो प्रोलिफरेटिव कैपेसिटीज़ है टिश्यू की, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करेगा कि रीजनरेशन का प्रोसेस कितना और किस तरह से होगा। तो टिश्यूज़ की रीजनरेशन कैपेसिटी पर या प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी की बेस पर तीन टाइप्स होती हैं, परमानेंट हैं, स्टेबल हैं और लेबाइल टिश्यूज़। तो जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू हैं, पोस्ट नेटल लाइफ में दे आर नॉन प्रोलिफरेटिव। इट डज मीन के एक बार आफ्टर बर्थ बेबी में किसी जानदार में जो है वो ये वाले टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स या फिर आपके जो हार्ट के मसल सेल्स हैं वो कार्डियोमायोसाइट्स, तो ये परमानेंट है। अगर ये ग्रोथ जो है पोस्टनेटल लाइफ में, ये मजीद इनमें रीजनरेट ये नहीं कर सकते। स्टेबल टिश्यूज कौन से होते हैं? स्टेबल टिश्यूज कहते हैं ये
अब इनमें थोड़ी बहुत कैपेसिटी होती है अपने आप को रीजनरेट करने की, लेकिन सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आप कह लें कि ये वैसे स्टेबल होते हैं, वैसे रीजनरेट नहीं करते, प्रोलिफरेट नहीं कर रहे होते, बट जब ज़रूरत पड़ती है, देयर इज़ अ नेसेसिटी, तो किसी इंजरी को रिस्पॉन्स करना है, तो ये सेल्स जो हैं, ये टिश्यूज़ जो हैं, ये कर सकते हैं रिस्पॉन्ड। पैरेंट इसमें आ जाता है पैरेन्काइमा ऑफ लिवर, पेंक्रियास, इनर ट्यूब्यूल्स वगैरह, मेसेनकाइमा सेल, एंडोथेलिया। लेबाइल टिश्यूज होते हैं जो कि कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है एंड सेल्फ रिन्यूअल हो सकता है, रीजनरेशन होती है स्टेम सेल्स से। और हिमेटोपोइटिक, इसमें एग्जांपल्स में आपके पास आपके जो बोन मैरो में ब्लड प्रोडक्शन, क्योंकि ब्लड आपकी थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस हो रहे हैं सेल्स, surface epithelia has skin, oral cavity, vagina, cervix. These cells are continuously replaced and regenerated. Duct epithelia, salivary glands, pancreas, biliary tract, mucosa, GIT. These cells, these tissues और इनके जो cells हैं, they have the capacity to continuously regenerate. So इनका जो इंजरी के बाद रिकवरी का प्रोसेस अभी ज़्यादा होता है क्योंकि they can regenerate easily. तो टिश्यू रिपेयर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स का नाम देते हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो सेल्स जिनमें रीन्यूअल कैपेसिटी होती है वो होते हैं स्टेम सेल्स, और दे आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सो इनकी आप कह लें स्टेम सेल्स की दो टाइप्स हैं। एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, यानी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास मौजूद होते हैं, और इनकी रीन्यूअल कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और दे आर द मोस्ट अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स वो हैं जो कि थोड़े से लेस अनडिफरेंशिएटेड हैं एज कम्पेयर टू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और ये डिफरेंशिएटेड सेल्स के दरमियान में, जैसे किसी ऑर्गन या टिश्यू में इंजरी होती है और वहाँ पर जो स्टेम सेल मौजूद है उसने डिवाइड करके अल्टीमेटली उसी ऑर्गन का या टिश्यू का पार्ट बनाना है, तो वो एडल्ट ऑर्गन्स और टिश्यूज में जो ये स्टेम सेल्स मौजूद हैं, these are named as adult stem cells and play an important role in the self renewal and regeneration process. The growth factors involved in the process of regeneration are complex and poorly understood, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका यहाँ पर फंक्शन मेंशन है और दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं लाइक EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हैं। इसी तरह से बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, ECTH, कॉन्टैक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एडजेसेंट सेल्स, वो हम आगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे इंटेग्रेंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं इसको कंट्रोल करने में, पूरे प्रोसेस को। और एक बात ये कि ये जो आप ये रिपेयर रीजनरेशन पढ़ रहे हैं तो नए सेल प्रोड्यूस होते हैं इसमें। तो कैंसर भी आपको पता है, अगर यही प्रोसेस, वही सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं ठीक तरीके से कंट्रोल होता तो दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू कैंसर। दैट्स व्हाई इन ग्रोथ फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस हवाले से। अगर सिग्नलिंग पाथवे की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं रिसेप्टर्स की जो कि सेल्स पर मौजूद होती हैं, उनके लाइगेंड्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है और इसके लाइगेंड में आ जाता है EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, VEGF, FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसमें होता यह है कि जब लाइगेंड बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, लाइक लाइगेंड बाइंडिंग टू वन चेन ऑफ द रिसेप्टर एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज ऑन द अदर चेन, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, लाइक RAS, MAP काइनेजेस। तो ये पूरा सेल के अंदर सर्टेन काइनेजेस की एक्टिवेशन जब स्टार्ट होती है तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिससे फिर आपको पता है फर्दर फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी और उससे DNA सिंथेसिस एंड सेल रिन्यूअल, सेल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा G प्रोटीन कपल्ड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की एक फैमिली है हमारे पास। इसके लिए लाइगेंड मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। तो जब इसके लाइगेंड ने बाइंड करना है इन प्रोटीन्स के साथ
सो दे विल ऑल्सो इंड्यूस स्पेसिफिकली साइक्लिक AMP का जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर स्टार्ट होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और सेल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे mechanisms start हो जाते हैं. The third one is receptors without intrinsic enzymatic activity. These are usually monomeric transmembrane molecules with an extracellular ligand binding domain. इसमें ligand binding recruits kinases, Janus kinase या दूसरा जो activate और ultimately they will activate the transcription factors और उससे फिर हमारी transcription start हो जाएगी. ये कुछ रिसेप्टर क्लासेस हैं उनके लाइजेंड्स के साथ, और उसके बाइंडिंग से अल्टीमेटली जो भी उस पर अफेक्ट आ रहा है वो देख लें. ये टेबल भी आपकी बुक का ही है, रोबिन्स पैथोलॉजी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में लिखा है और इन ग्रोथ फैक्टर्स का फंक्शन भी लिखा हुआ है और सोर्स भी लिखा है, तो आपसे पूछ सकते हैं. एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेजेस या सलाइवरी ग्लैंड से और दूसरे सेल से, और इसका फंक्शन ये होता है दैट माइटोजेनिक फॉर केराटिनोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, स्टिमुलेट्स केराटिनोसाइट माइग्रेशन, कि जिस जगह पर रिपेयर हो रहा है वहाँ पे केराटिन सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह की स्टिमुलेशन करवाना. देन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ये भी मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है केराटिनोसाइट्स से, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड मेनी अदर एपिथेलियल सेल्स. तो ये इन्वॉल्व है हेपेटोसाइट्स और एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन में. एंड हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर HGF that is produced by fibroblasts, stromal cells in the liver, endothelial cells, and it will obviously इसके नाम से जाहिर है कि हेपेटोसाइट्स की प्रोलिफरेशन करवाएगा या एपिथेलियल सेल्स की मोटिलिटी वगैरह इंक्रीज करता है. Vascular endothelial growth factor, these are produced by mesenchymal cells, stimulates proliferation endothelial cells, increases vascular permeability. एंडोथीलियल सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करना और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करना, ये इसका फंक्शन है. प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट्स से रिलीज होता है, मैक्रोफेजेस से, एंडोथीलियल सेल से, और कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स. इसका फंक्शन क्या क्या है कि न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट कराना, अट्रैक्ट करना एट द साइट ऑफ द रिपेयर. Macrophages, fibroblasts, and smooth muscle cells activates and stimulates proliferation of fibroblasts. Stimulates ECM protein synthesis. अभी हम next extracellular matrix की बात करेंगे, तो उसमें भी जो प्रोटीन्स हैं उनको भी एक्टिवेट करवाना, स्टिमुलेट करवाना, ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है. Fibroblast growth factor including acidic FGFI and basic FGF2. These are produced by macrophages, mast cells, endothelial cells, and they are also chemotactic in nature and mitogenic for fibroblasts. Stimulates angiogenesis start करवाना means new blood vessels की formation. ECM में proteins जो synthesis है वो करवाना. Then there is transforming growth factor beta, and ये भी बहुत important इसका है फैक्टर. प्लेटलेट्स और T lymphocytes मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है. कीमोटैक्टिक फॉर ल्यूकोसाइट्स फाइब्रोब्लास्ट, कीमोटैक्टिक मेनली उसको अट्रैक्ट करना एट द साइट ऑफ रिपेयर. स्टिमुलेट्स ECM प्रोटीन सिंथेसिस एंड सप्रेसेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कम करना, उस रिएक्शन को. केराटिनोसाइट्स ग्रोथ फैक्टर KGF फाइब्रोब्लास्ट सिर्फ प्रोड्यूस करें, and stimulates keratinocyte migration, proliferation and differentiation. So they will act only keratinocytes. So not only the growth factors play important role in the regulation of repair, there is the structure named as extracellular matrix. ये भी बहुत important role play करता है repair के process में, और इसमें cells नहीं होते बल्कि इसमें बहुत सारी proteins हैं. extracellular matrix के सेल्स के बाहर जो आपके पास मैट्रिक्स है, जो भी मटेरियल है, और इसमें जो भी कुछ है प्रोटीन्स हैं और भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हम अभी डिस्कस करते हैं. तो इससे फ़ायदा ये होता है इट प्रोवाइड्स टर्गर टू सॉफ्ट टिश्यूज, मिनरल्स, गिविंग एबिलिटी टू टर्जिडिटी टू बोन, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द प्रोलिफरेशन, मूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स लिविंग विद इन इट. और इसके अलावा एडहेजन और पूरा एक सपोर्ट देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का. ECM अकर्स इन टू बेसिक फॉर्म्स. दो बेसिक फॉर्म्स में ये मौजूद होता है. इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है और बेसमेंट मेम्ब्रेन. इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स बेसिकली वही जो सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस में आपके पास मटेरियल मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम सपोर्ट है, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर्स हैं,
तो इसमें फिब्रिलर कोलेजन्स वगैरह आ जाते हैं, फाइब्रोनेक्टिन आ जाती हैं, तो ये सारी जो एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन वो है कि एंडोथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स के नीचे आपके पास बिल्कुल एक प्रॉपर लेयर आपको मिलेगी जो कि सिंथेसाइज बनी होती है एपिथेलियम से और मेसेंकाइमल सेल से। तो वो जो एक पूरी लेयर है दैट इज नेम्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें टाइप 4 कोलेजन होता है, लैमिनिन भी मौजूद होता है। इसके अलावा कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली दो फॉर्म्स में ईसीएम पाया जाता है ना, एक इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स और दूसरा आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें ये अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं लाइक फाइबर्स की तरह के, जिनमें कोलेजन प्रोटीन आ जाती है, इलास्टिन्स हो गए जिनका काम क्या है कि वो स्ट्रेंथ देते हैं और रिकॉइल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। देन वाटर हाइड्रेटेड जेल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें प्रोटियोग्लाइकेन्स और हियालुरोन आता है, और एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मैट्रिक्स को और मटेरियल को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। यहाँ पर कोलेजन की जो आपको पता है टोटल 30 टाइप्स होती हैं, लेकिन 1, 3 और 4, 5 जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1, 2, 3 एंड 5 इज मोर इम्पॉर्टेंट। इनकी आपस में बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हुई होती है और जिसकी वजह से दैट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनमें अगर कोलेजन डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके जो जंक्शंस हैं और स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव। देन इलास्टिन आपकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है और ये इलास्टिसिटी जैसे इसके नाम से जाहिर है आपकी वेसल्स में ये उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है स्किन के लिगामेंट्स वगैरह में। सो देर आर सिंड्रोम जिनमें इसकी इलास्टिन की डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी की वजह से या कमी की वजह से ये नहीं है, तो वो आपके पास वीकेंड हो जाती हैं, एओर्टिक वॉल्स कमज़ोर हो सकती हैं, स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जेल्स के जो स्ट्रक्चर हैं जैसे प्रोटियोग्लाइकेन्स और हियालुरोनिन, ये कंप्रेसिबल जेल्स हैं, ये हमारे जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा भी लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम कर रही होती हैं। एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो एडहेरियन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं लाइक फाइब्रोनेक्टिन्स की फर्दर एग्जांपल हैं लैमिनिन हो गए। इसके अलावा इंटेग्रिन्स हैं, दे विल प्रोवाइड the capacity to hold all of the molecules of the ECM components को अच्छे तरीके से होल्ड करने की, बाइंड करके रखने की कैपेसिटी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये पूरा जो है एक सिस्टम है ECM का, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, जो कि कलेक्टिवली रिपेयर में और एक टिश्यू की सपोर्ट में उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ECM के कंपोनेंट्स आपने देखे, कुछ बहुत बेसिक फंक्शंस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्म कर रहा होता है। उसमें मैकेनिकल सपोर्ट है कि ये जो सेल्स को एंकर होने के लिए टिश्यूज को प्रॉपर उसके सेल्स को वहाँ पर मौजूद एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा सेल पोलैरिटी इसी से मेंटेन रखी जा रही होती है। एंड कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ है, सेल प्रोलिफरेशन का कंट्रोल भी इन्हीं के कंपोनेंट्स के पास है, क्योंकि बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स एंड इनकी इंटरेक्शन से ही, ECM के कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन से ही पूरा प्रोसीजर जो है वो आगे प्रोसीड हो रहा होता है। देन मेंटेनेंस ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट, टिश्यू का जो इन्वायरमेंट है वो मौजूद होगा तो वो ठीक तरीके से ये प्रोसीजर आगे चल पाएगा रिपेयर का। और इसके अलावा बहुत सारे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को ये स्टोर कर रहा होता है, तो इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इन द प्रोसीजर ऑफ रिपेयर। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कार फॉर्मेशन को पढ़ेंगे।